अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु। अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। तमाम दोस्तों को, तलबा को अपने चैनल जबलुल इल्म में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की मेरी ये वीडियो फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री और मैथ तीनों के हवाले से अहम है, ख़ास तौर पर फ़िज़िक्स के हवाले से, और हाई लेवल पर केमिस्ट्री में भी इसमें जो कुछ मैं बताने लगा हूँ उसकी अहमियत है, और वो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट, यानी तनासब का मुस्तकिल। ये मैट्रिक्स से लेकर हाई लेवल तक इसका इस्तेमाल रहता है और बहुत कुछ साइंस में इसकी अहमियत है। तो चलिए आज इसको हम समझते हैं कि तनासब का मुस्तकिल यानी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है। तो इस पर अगर मैं वैसे डायरेक्ट लेक्चर देना शुरू कर दूं, बयान, तो आपको मुश्किल लगेगा समझने में। तो आइए हम इसको एक टेबल की मदद से समझते हैं। तो ये देखिए टेबल आपके सामने है। इस टेबल में 3 कॉलम बने हुए हैं, एक प्राइस और दूसरा मास और तीसरा प्राइस और मास में रिलेशन एक आपके सामने रखी गई। तो देखें ये फ़र्ज़ी कीमतें हैं किसी भी चीज़ की। 100 रुपीज़ प्राइस है 1 kg की। फॉर एग्ज़ाम्पल इसे फ्लोर समझ लें या कोई फल समझ लें। 1 kg कोई मटेरियल है, कोई चीज़ है खाने पीने की, किसी भी इस्तेमाल की, उसकी प्राइस 100 रुपीज़ है, 100 रुपये है। तो अगर हम इस प्राइस को सामने रखें तो ज़ाहिर है अगर डबल मास हम लेंगे तो प्राइस 200 रुपीज़ हो जाएगी, और अगर हम ट्रिपल मास लेंगे तो प्राइस 300 रुपीज़ हो जाएगी। इसी तरह जैसे जैसे हम मास बढ़ाते जाएंगे, आम ज़बान में जिसे हम वज़न कहते हैं, तो उसी के साथ साथ प्राइस भी बढ़ती जाएगी। अगर हम वज़न या मास को डबल करते हैं तो प्राइस भी डबल हो जाती है, यानी 1 से 2 kg करते हैं तो ये 100 से 200। फिर अगर हम 1 से 3 kg करते हैं, यानी 3 टाइम बढ़ाते हैं, 3 गुना बढ़ाते हैं, तो प्राइस भी 3 गुना बढ़ जाती है। यहाँ मैथमेटिकल अंदाज में भी हम लेते हैं कि अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो रही है। 1 3 ज़ा 3, 100 3 ज़ा 3। इसी तरह इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्राइस भी 4 से मल्टीप्लाई हो रही है। और जैसे जैसे हम जिस नंबर से हम मास को मल्टीप्लाई करेंगे, वज़न को, प्राइस भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी जितने गुना हम कोई चीज़ लेंगे तो उसकी प्राइस भी उतनी ज़्यादा बनेगी। तो इसमें अगर आप जायज़ा लें तो ये जो 2 क्वांटिटीज़ हैं, प्राइस और मास, एक क्वांटिटी डबल हो रही है तो दूसरी भी डबल हो रही है। 2 से ये 1 से 2 और ये 100 से 200। फिर अगर 2 से आप देखें 4 करते हैं, दोबारा डबल हुई तो मास भी प्राइस भी 200 से 400 हो जाती है। तो इसी तरह अगर आप उल्टा चलते हैं नीचे से ऊपर, तो जैसे जैसे आप वज़न कम करते जाएंगे जितने गुना, प्राइस भी उतने गुना कम होती जाएगी। इस किस्म की प्रोपोर्शनलिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। यानी जब एक क्वांटिटी को हम डबल करें तो दूसरी भी डबल हो जाए। एक को अगर हम ट्रिपल करें, 3 टाइम कर दें, 3 गुना कर दें, तो दूसरी भी उससे रिलेटेड 3 गुना हो जाए, 3 टाइम बढ़ जाए। तो ऐसी रिलेशन को हम कहते हैं कि ये दोनों क्वांटिटीज़ आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उर्दू में कहते हैं बराह रास्त मुतनासिब हैं, या इनमें रास्त तनासुब पाया जाता है। अब अगर हम अगले स्टेप में मज़ीद जायज़ा लें तो आपको ये बात नज़र आएगी कि जैसे ही आप प्राइस को मास से डिवाइड करते हैं तो आपको एक फ़िक्स नंबर ही मिलेगा। यानी 100 को डिवाइड करते हैं 1 से तो आपके पास आ रहा है 100। फिर 200 को डिवाइड करते हैं 2 से तो फिर वही 100,
फिर 300 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो फिर आपके पास आ रहा है वही 100। फिर इसी तरह करते जाएंगे। ये आपके सामने मैंने टेबल बनाया हुआ है। तो एक ही नंबर हासिल हो रहा है, यानी जब दो क्वांटिटीज़ आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनमें से एक क्वांटिटी को दूसरी से डिवाइड करें तो हमें फ़िक्स नंबर मिलता है। बस इसी फ़िक्स नंबर को तनासुब का मुस्तकिल या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहा जाता है। ये कांस्टेंट क्वांटिटीज़ के लिहाज से हर जगह बदल सकता है, लेकिन दो क्वांटिटीज़ में इसकी वैल्यू फ़िक्स होती है, इसीलिए इसे कांस्टेंट यानी मुस्तकिल कहा जाता है। यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्राइस किसी आटे की ले ले, फ्लोर की ले ले, तो यहाँ ये आ सकता है कांस्टेंट 100। और अगर हम किसी और चीज़ की प्राइस और मास में इस किस्म की रिलेशन ढूंढेंगे तो कांस्टेंट फिर भी मिलेगा हमें, लेकिन ये नंबर बदल सकता है। तो हर दो क्वांटिटीज़ के लिहाज से इसकी वैल्यू बहरहाल फिक्स होती है, इसलिए इसे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहा जाता है या तनासुब का मुस्तकिल कहा जाता है। इसका फ़ायदा क्या है, तो चले ज़रा सा हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, इफ़ अ क्वांटिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनदर क्वांटिटी देन ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट क्वांटिटी बाय द सेकेंड we get a fixed or constant number. This constant number is called constant of proportionality और simply constant। सादा तौर पे इसे सिर्फ constant भी कहते हैं। For example, price P of a thing is directly proportional to its mass M. So can write, तो फिर इस तरह हम लिख सकते हैं ये साइन P is directly proportional to M। ये दरमियान में जो साइन नज़र आ रही है, इसे हम, वैसे ये अल्फ़ा की शक्ल में होती है, लेकिन यहाँ पर मैंने ये इन्फिनिटी के अंदाज में लिख दी है। यहाँ इसे आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे, यानी P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। अब जैसे मैंने टेबल में आपको बताया था कि जब भी हमने P को, प्राइस को मास से डिवाइड किया, हमें 100 मिला अपने इस टेबल के लिहाज से। तो अब हम इसको अलामती तौर पर इस तरह लिख देते हैं कि जब P और M आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो सो वी कैन राइट बाय द रूल। तो जो रूल मैंने ऊपर बताया, तो P को डिवाइड करेंगे M से तो हमें एक फ़िक्स नंबर मिलेगा। बस यहाँ पर हम उसे शार्टली कांस्टेंट लिखते हैं। और अब अगर आप मैथ का सादा उसूल इस्तेमाल करें तो M जो यहाँ इस तरफ इसको डिवाइड कर रहा है P को, अगर हम इसे इक्वल की लेफ़्ट साइड से राइट साइड पर लेकर आते हैं तो यही जो है इस तरफ आकर इससे मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ सॉरी मुझसे एक मिसिंग हुई है, इसे सही कर देता हूँ। तो ये M इधर आकर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह हमें ये एक इक्वेशन मिल जाती है, यानी प्रोपोर्शनलिटी एक फार्मूले में कन्वर्ट हो जाती है कि हमें प्राइस निकालनी है तो मास को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जितना भी यहाँ मास हम लिखेंगे, कांस्टेंट हमें गोया एक दफ़ा निकालना होगा। मास, प्राइस को मास से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा। अब जैसे ही इस फार्मूले में हम मास लिखेंगे तो हमारे पास उस मास की प्राइस निकल आएगी। ऐसी दीगर क्वांटिटीज़ में इन्हें इस्तेमाल किया जाता है, साइंस में इसका अच्छा खासा इस्तेमाल है। तो सो बाय द लास्ट इक्वेशन वी कैन से इफ़ वी रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन टू क्वांटिटीज़ टू कन्वर्ट इट इनटू एन इक्वेशन वी मस्ट मल्टीप्लाई द कांस्टेंट टू वन साइड ऑफ द इक्वेशन। तो नतीजा यहाँ यही निकल रहा है कि अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जो साइन है इसे ख़त्म करते हैं और इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर एक साइड के साथ हमें क्या करना है। देखिए P अपनी जगह पर ही मौजूद है, M भी अपनी जगह पर मौजूद है, और ये साइन यहाँ आकर हमने कन्वर्ट कर दी गया इक्वल में, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया कांस्टेंट। तो हमने एक तरीक़ाकार से यहाँ तक पहुँचे। अब अगर हम इस बीच के बयान को हटा देते हैं तो इसको और इसको ज़रा टैली करें, आपस में मुवाजना करें, कंपेयर करें, तो क्या नज़र आ रहा है कि ए प्रोपोर्शनलिटी की साइन को ख़त्म कर दिया और इक्वल की साइन आ गई और M के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ। तो इस तरह एक फार्मूला हासिल हो गया। तो ये जनरल बात होगी। अगर हम ये लिखे बगैर डायरेक्ट भी चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन जहन में रखिए कि कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, मालूमात हासिल की जाती है, फिर एक प्राइस को दूसरे से डिवाइड करते हैं, एक वैल्यू को,
तो हमें कांस्टेंट एक दफ़ा मिल जाता है। तो फिर इस तरह उसे हम फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक दूसरी सिचुएशन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखें नंबर ऑफ़ वर्कर्स, ये टेबल नंबर 2 आपके सामने है, और दूसरा है वर्किंग टाइम। इसका जायज़ा लें, यानी अगर किसी काम को करने के लिए एक मज़दूर, एक वर्कर लगा हुआ है और वो उसे 12 घंटे में ख़त्म करता है, 12 आवर्स में ख़त्म करता है, ठीक है ना। और फिर उसी काम को मुकम्मल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए अगर 2 मज़दूर लगा दिए जाएँ तो ये 6 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, और इसी तरह 3 मज़दूर लगा दिए जाएँ तो 4 घंटे में ख़त्म होगा, और अगर 4 मज़दूर लगा दिए जाएँ तो 3 घंटे में ख़त्म होगा। तो ज़रा आप जायज़ा लें, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ़ वर्कर्स बढ़ा रहे हैं तो वर्किंग टाइम कम होता जा रहा है। एक मज़दूर था तो वर्किंग टाइम ज़्यादा था, 2 मज़दूर हैं, वर्किंग टाइम हाफ़ हो गया। तो यहाँ देखें 1 2 ज़ा 2, लेकिन 12 2 ज़ा 24 नहीं हुआ, जैसा कि वहाँ पिछले टेबल में आप देख रहे थे कि एक चीज़ को डबल करें तो दूसरी भी डबल हो रही है। प्राइस को डबल करेंगे तो मास डबल हो जाएगी, यानी जितना ज़्यादा पैसा लगाएंगे चीज़ उतनी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन यहाँ उल्टी सिचुएशन है, जैसे जैसे नंबर ऑफ़ वर्कर्स बढ़ाएंगे तो वर्किंग टाइम कम होता जाएगा। जब हमने 2 मज़दूर किए तो ये डबल हो गया, नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 2 ज़ा 2, तो लेकिन ये 2 से डिवाइड हो गया, 2 6 ज़ा 12। तो एक क्वांटिटी को 2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरी क्वांटिटी जो उससे रिलेटेड है वो 2 से डिवाइड हो गई है। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 1 3 ज़ा 3, लेकिन यहाँ देखें 3 4 ज़ा 12, और इसी तरह फिर ये 1 4 ज़ा 4, ये 4 से मल्टीप्लाई हो गई, लेकिन ये 4 से डिवाइड हो गई है। यानी इस तरह वर्किंग टाइम 3 घंटे रह जाता है। तो जैसे जैसे मज़दूरों की तादाद बढ़ रही है, वर्किंग टाइम कम हो रहा है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ में जब एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो और दूसरी डिक्रीज़ हो, एक डबल हो दूसरी हाफ हो जाए, तो इस रिलेशन को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। यानी हम ये कहेंगे कि नंबर ऑफ़ वर्कर्स और वर्किंग टाइम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इससे हम अगर जायज़ा लें तो यहाँ एक नई बात सामने आएगी। यहाँ अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फिक्स नंबर आपके सामने आएगा। 1 और 12 को मल्टीप्लाई करें, नहीं यहाँ मैंने इसको n कहा है नंबर ऑफ़ वर्कर्स को, और वर्किंग टाइम को मैंने t कैपिटल कहा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके सामने 1 मल्टीप्लाई बाई 12 आ रहा है, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 6 12, और 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ एक ही नंबर मिल रहा है। तो जब 2 क्वांटिटीज़ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करने से फिक्स नंबर मिलता है। तो ये भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ही होता है। कैसे होता है चलो हम उसकी तरफ अगले स्टेप में बताते हैं आपको। थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ मैंने कैपिटल टी यूज़ किया, यहाँ स्मॉल, दोनों को स्मॉल ही कर देते हैं। चलिए अगले स्टेप में। तो यहाँ देखें, एक तो मैंने आपकी सहूलत के लिए इसे इंग्लिश में भी लिख दिया, क्योंकि हमारे बहुत से स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के होते हैं, वो उर्दू के वर्ड्स उन्हें मुश्किल लगते हैं, ख़ास तौर पे टर्म्स, और मेरे बहुत से स्टूडेंट उर्दू वाले भी होते हैं। तो इफ़ 2 क्वांटिटीज़ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, देन द प्रोडक्ट ऑफ द बोथ क्वांटिटीज़ इज़ अ फिक्स और कांस्टेंट नंबर्स। दिस कांस्टेंट नंबर इज़ आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी or simply constant. For example, the number of workers n and the time t required to complete the same work are inversely proportional to each other, so we write it mathematically as. तो पिछली अभी हमने एग्जाम्पल देखी थी, तो इसमें आपने देख लिया कि ये दोनों आपस में उल्टा यानी प्रोपोर्शनल रखते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसको हम मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं, n इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली नहीं, n इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। तो t के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन t का हमने रेसिप्रोकल लिखा 1/t, क्योंकि ये साइन बजाते खुद एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यूज़ होती है।
तो अगर हम इसको टी लिख देंगे यहाँ पर तो फिर इससे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे, यानी n इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो वो तो गलत हो जाएगा। हमारे पास इस वक्त हमारे इस केस में टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है n के, तो हम यहाँ उसे किस तरह लिखते हैं मैथमेटिकली 1/t लिखते हैं, जो t का उल्टा मैथमेटिकली 1/t है। तो अब इसे हम इस तरह पढ़ सकते हैं, या तो n इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t, और फिर यूँ पढ़ेंगे n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू t। यानी अगर हम इस 1 को नहीं पढ़ते या इस पूरी फ्रैक्शन को नहीं पढ़ते तो हम यूँ पढ़ेंगे n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू t एंड n इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रूल को सामने रखें तो हमारे पास, जैसे मैंने पहले समझाया था कि इक्वलिटी को ख़त्म करके प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करके इक्वलिटी लगाएं तो फिर दूसरी तरफ क्वांटिटी के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ हम साइन ख़त्म करके इक्वलिटी लगाएंगे, वही वाला रूल साहब का, और इस तरफ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप दूसरी बात ज़हन में रखें तो टी यहाँ नीचे है, इसे मैं अगर इस तरफ लेकर आऊँगा राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे, तो ये चूँकि डिवाइज़र है यहाँ, तो इस तरफ आकर ये मल्टीप्लायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो n मल्टीप्लाई बाई टी मिलेगा और कांस्टेंट 1 से मल्टीप्लाई होकर कांस्टेंट ही रहेगा। जिस तरह यहाँ देखें m को जब इस तरफ लेकर आए थे हम लेफ़्ट से राइट, तो ये डिवाइज़र था, तो डिवाइज़र इस तरफ आकर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह हमारे इस केस में t यहाँ पर राइट साइड पर है लेकिन डिवाइज़र है। अब अगर इसे हम लेफ़्ट साइड पे लाएंगे तो ये n से मल्टीप्लाई होगा और हमें ये इक्वेशन मिलेगी n मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखिए ये वो कॉन्स्टेंट वही मिला जो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की सूरत में मिल रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू यहाँ कैसे हासिल हो रही है, दोनों क्वांटिटीज़ जो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनको मल्टीप्लाई किया गया, यानी t और n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो जब मल्टीप्लाई करें तो वही हमें क्या चीज़ देती हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ही हमें दे देती हैं। तो इस तरह हमें अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आप सबको कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या चीज़ है। यानी जब भी दो क्वांटिटीज़ आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से डिवाइड करें तो हमें फ़िक्स नंबर मिलता है। इसी फ़िक्स नंबर को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या उर्दू में तनासुब का मुस्तकिल कहते हैं। यानी जब भी दो मकदारें आपस में बराह रास्त मुतनासिब हों तो एक मकदार को दूसरी मकदार से तकसीम करने पर हमें फ़िक्स नंबर ही मिला करता है, मुतय्यन नंबर मिलता है। इसी मुतय्यन नंबर को मुस्तकिल, तनासुब का मुस्तकिल या सिर्फ मुस्तकिल कहा जाता है। लेकिन अगर दो क्वांटिटीज़, दो मकदारें आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, उर्दू में इसे कहते हैं बिर्रास्त या बिलअक्स भी कहते हैं, यानी उल्टा तनासुब रखती हों, एक बढ़े दूसरी घटे, तो फिर इनका आपस में प्रोडक्ट कांस्टेंट को शो करता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो सुनकर देखकर अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए और इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, तलबा को शेयर करें, और ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। और आपसे मैं ज़रूर गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।